हेलो बस टीमर्स, आज तारीख है 20 मार्च 2021। चलिए अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास कार्टून नहीं होगा, आज सैटरडे है, तो आज हम सीधा अपने आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला वाला आर्टिकल जो हमारे पास डिस्कस करने के रिगार्डिंग है वो अलास्का की मीटिंग के रिगार्डिंग है। देखिए अलास्का की मीटिंग में क्या बातें हुई। अलास्का की मीटिंग में यूजुअली चाइना के भी क्या थे, सेक्रेटरी वहाँ पर अवेलेबल थे। अब राइटर इसमें जो पूरा डिस्कशन करते हैं, कहते हैं कि वो 12 मार्च में जो क्वाड मीटिंग की जो मीटिंग हुई थी, कह रहे उसके रिगार्डिंग पूरी बातें करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि चाइना को किस प्रकार से मेन डील करना है। ऑलराइट, राइटर यहाँ पर पूरी मीटिंग को 3C में डिवाइड करते हैं। बोलते क्या हैं कि 3C का मतलब क्या हुआ कि पहले C का मतलब ये हो गया कि कोविड वैक्सीन के रिगार्डिंग, फिर जो दूसरा वाला वैक्सीन है वो उसकी बात करते हैं, बोलते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, फिर तीसरे C की बात करते हैं और कहते क्या है कि देखिए कोविड वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कह रहे कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है वो जो क्वाड की मीटिंग डन हुई थी। अब राइटर यहाँ पर फिर आगे बोलेंगे कि देखिए जब बात आती है कोविड वैक्सीन की, तो कोविड वैक्सीन के मामले में तो इंडिया एक बड़ा लीडर उभर करके आया है और पूरी दुनिया में 1/3 जो वैक्सीन लगाई जाती है, कह रहे वो तो इंडिया की होती है। ऑलराइट, मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंडिया काफ़ी आगे है। फिर आगे बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया का जो सोलर अलायंस वाला सिस्टम है, कह रहे उसमें हाल ही में इटली ने भी ज्वाइन किया है। मतलब जो उसका एक सॉफ्ट पावर है इंडिया का, कह रहे कि वो भी पूरी दुनिया में, कह रहे हैं इस बात का तो लोहा मनवाता ही है लोगों को। फिर आगे की बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि अब ये दो सी वाला तो फैक्टर ठीक था, लेकिन अब जब हम तीसरे वाले फैक्टर की ओर जाते हैं कि ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कह रहे वो तो हमें यूएसए से मिलती है। फिर कहते हैं कि देखिए अगर आप क्वाड मीटिंग, अगर पूरे क्वाड ग्रुप को अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे तो कह रहे हैं कि इन 3C की मीटिंग तो हुई थी, क्वाड का पूरा डिस्कशन हुआ था, लेकिन इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है क्वाड में कि जो यूएस का अलाई नहीं है। मतलब कि अगर यूएस का एक जो डिफेंस पार्टनर होता है, कह रहे हैं वो इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो चाइना के पड़ोस में रहती है। फिर कहते हैं कि इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके साथ चाइना का क्या है कि बॉर्डर लगता है। कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज का तो बॉर्डर नहीं लगता है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जापान हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। कह रहे हैं कि ये सारी कंट्रीज का क्या है कि इसका मरीन इशू है। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा केस नहीं है और इकलौती इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसका इससे पहले वॉर हो चुका है चाइना के साथ। मतलब यह हुआ कि क्वाड पर क्या इंडिया की निर्भरता, क्या इस क्वाड मीटिंग से मतलब प्रूफ होती है क्या कि इस क्वाड मीटिंग के बाद क्या इंडिया इस बात के लिए रिलाई कर सकता है क्या कि पूरे 1 साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर उसे अब टू फ्रंट वॉर लड़ने की आवश्यकता पड़ने लगी है। पहले होता था कि हमें केवल थ्रेट होता था पाकिस्तान से, अभी हमें थ्रेट है कहाँ, चाइना से भी। तो हमें अपने ट्रूप्स को, हमें अपने पैसों को अब दूसरे वाले फ्रंट पर भी खर्च करना होगा। तो राइटर कहते हैं कि इंडिया को यहाँ पर सोचना होगा कि क्या ये जो क्वाड की मीटिंग हुई थी, क्या ये उनके लिए एक सिंगल मोटिव या केवल चाइना को कंटेन करने के लिए हेल्पफुल साबित होगी, या फिर पूरे रीजन में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के पीस के लिए ये क्वाड वाला ग्रुप काम करेगा। देखिए बना तो ये क्वाड वाला ग्रुप है चाइना को डील करने के लिए है, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट ही क्रिएट हुआ है, लेकिन जो इसका मेजर मोटिव है, कह रहे वो मरीन सिक्योरिटी है। ठीक है, और इंडिया के डिस्प्यूट चाइना के साथ केवल मरीन सिक्योरिटी की नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है और भी वेरियस फ्रंट पर डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं। अभी भी काफ़ी लैंड है जो कि इन दोनों कंट्री के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है। ऑलराइट, राइटर यहाँ पे कहते हैं देखिए क्वाड की मीटिंग को और जो क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कह रहे हैं कि इनको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि अगर आप इन्हें एक्सपेंड करते हो और अगर इंडिया अगर इस पर डिपेंड होता है, तो जो अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, कह रहे इनका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, कह रहे ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। लेकिन जो क्वाड की मीटिंग होती है, कह रहे कि उसमें 3 कंट्री तो बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन की है, लेकिन इंडिया ही उसमें ऑड मैन आउट नज़र आता है, क्योंकि इंडिया के जो इश्यूज़ हैं, इंडिया की जो प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि वो उन 3 कंट्री से बिल्कुल अलग है। तो जब भी मीटिंग हुई तो क्योंकि अभी जो 3C पे जो बात हुआ, कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड लेवल का डिस्प्यूट था, कह रहे वो इंडिया का एक मतलब सोल केवल इंडिया का इशू नहीं था। कह रहे दबे शब्दों में लोगों ने चाइना की आलोचना जरूर की है, लेकिन अपने अपने इशू को लेकर के, इंडिया के इशू को लेकर के नहीं। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि अगर क्वाड मीटिंग को, क्वाड के ग्रुप को अगर इंडिया इस तरह मदद के रूप में लेता है कि वो चाइना के अगेंस्ट में वो समूह उसके काम आ जाएगा, तो कह रहे ये सोचना कह रहे कि काफ़ी हद तक गलत
गलत होगा। कह रहे आपको इसका अल्टरनेटिव ढूंढ करके रखना चाहिए। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की जाती है। बताते हैं कि इंडिया के पास 3 लाख जो वैक्सीनेटर्स हैं, मतलब जो क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, और 1 लाख उनके पास क्या है, नर्सेज हैं जो कि इसमें सहयोग कर रही हैं। राइटर कहते हैं कि देखिए ठीक है, अब ये बात तो बहुत अच्छी है कि पूरी दुनिया का वन थर्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम कह रही इंडिया में रन कर रहा है, और जो वैक्सीन दुनिया में लगाई जा रही है कह रही कि 1/3 मतलब कि हर चौथी जो वैक्सीन होती है कह रही वो तो इंडिया की होती है। कह रही ये वाली बात भी सही वाली बात है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी इंडिया 71 कंट्रीज़ को 58 मिलियन वैक्सीन क्या किया, प्रोवाइड करवाया, लेकिन इंडिया ने अपने खुद की पॉपुलेशन के केवल 3.2% एडल्ट को क्या किया है, वैक्सीनेट कर पाया है। कह रहे कि जो वेरियस फ्रंट पे अगर आप भारत के कुछ रीजन को देखोगे वहां पर कोरोना का जो प्रकोप है कह रहे कि वो धीरे धीरे बढ़ता ही नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि उनको वहां पर लॉकडाउन लगाना पड़ जा रहा है। कह रहे हैं कि इसलिए हमें अपने इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा, थोड़ा बूस्ट करना होगा, थोड़ा सा उसमें तेजी लानी होगी। कह रहे कि हमें डेली के 10 मिलियंस क्या होगा कि वैक्सीन के लोगों को क्या वैक्सीन लगानी होगी, और हमें वैक्सीनेटर्स की संख्या भी बढ़ानी होगी, और जिन्हें हम बेनिफिट पहुंचा रहे हैं कह रहे हैं उनकी संख्या, और इंडिया को इस बात का बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने वैक्सीन को, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कह रहे हैं हम उस कॉस्ट पर ना करें कि हमारे कंट्री के लोग कह रहे हैं कि वो जो वल्नरेबल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, कह रहे हैं पहले मैंने सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद हमें एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। कह रहे हैं ये बात बहुत अच्छी बात है कि हमने 71 कंट्रीज़ का, इवन जो वर्ल्ड लेवल पर क्या किया, हमने लोगों का ध्यान रखा। लेकिन अब बारी इस बात की है कि जो हमारे जो सेंटर्स हैं कह रहे हैं उनकी संख्या हमें बढ़ानी है, जो वैक्सीनेटर की जो सेंटर्स हैं कह रहे हैं उनकी संख्या हमें बढ़ानी है, और उनका प्रोडक्शन भी हमें इंक्रीज करना होगा। और ये ग्रेजुअली कह रही थी तब हम जा करके 2 से 3 महीने में अपनी पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पाएंगे, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है एटलीस्ट हम उनको क्या करवाएं, वैक्सीनेटेड कर पाएंगे। अब राइटर यहाँ पर सोल्यूशन भी देते हैं, कहते हैं कि वो केवल आलोचना नहीं करते, सोल्यूशन देते हैं। कहते हैं कि आप एक काम करिए कि आप पहले माइक्रो प्लानिंग करिए, ठीक है, माइक्रो प्लानिंग करिए, फिर लोगों को मोबिलाइज करिए, फिर आप उनकी मॉनिटरिंग करिए। मतलब 3M का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहे हैं। अब 3M का कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहला वाला काम जो आपको करना है क्या है कि माइक्रो प्लानिंग करिए। आप एक पर्सन को देखिए कि कौन किस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा है, कौन माइग्रेंट वर्कर है, कौन किधर ट्रैवल करता है, कौन कैसी मतलब कौन कहाँ रहता है और कौन कहाँ आता है और जाता है। कह रहे हैं बेसिकली ये ट्रांसमिशन ही तो आपको देखना है। कह रहे हैं एक बार तो माइक्रो लेवल पर पहले आप प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना है। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए कि जो ग्रामीण इलाके हैं कह रहे हैं कि वहाँ पर 1000 पर केवल एक हमारे पास आशा वर्कर है, तो अब वहाँ पर उनको तो हमें क्या करना होगा कि वैक्सीनेशन के सेंटर पर लेकर के जाना होगा, मतलब आप उनको मोबिलाइज करवाइए, ठीक है। कह रहे हैं कि अब इन दोनों ही घटनाक्रमों को कह रहे हैं कि तीसरे वाले चरण में आप मॉनिटरिंग करिए, बहुत ही माइक्रो लेवल पर आप उन्हें देखिए कि क्या आपके दोनों M फैक्टर क्या प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करिए। ऑलराइट, तो इसमें 3M का ये सोल्यूशन देते हैं और कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन इससे और भी अच्छा कर सकता है। और आखिरी में राइटर एक शब्द बोलते हैं, कहते हैं यस वी कैन डू इट। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया और डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो अफगानिस्तान में पीस के रिगार्डिंग है। देखिए अभी रिसेंट में एक डेवलपमेंट हुआ है कि मॉस्को में क्या हुई, मीटिंग हुई है। मॉस्को में किसके बीच में मीटिंग हुई है, तालिबान और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के बीच में हुई है। कह रहे हैं अगेन अब इस समय हुआ क्या कि तालिबान फिर से क्या किया, उसने US ट्रूप्स को वार्निंग दिया कि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तय हुआ था कि आप 1 मई को अफगानिस्तान को छोड़ करके आप चले जाओगे, तो खैर उसी तरह से आप यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज़ हम बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे आपके फोर्सेस के अगेंस्ट में। अब जो बाइडेन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ाई जो 20 वर्षों से वो लड़ रहे हैं और अभी तक वो जीत नहीं पाए हैं, कह रहे हैं उस लड़ाई में अपनी फोर्सेस को फिर से धकेल दें, क्योंकि 1 मई के बाद से कह रहे हैं कि बिल्कुल ओपन मार्च शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं कि फिर दूसरी समस्या ये है कि अगर वो अपनी फोर्सेस को विदड्रॉ कर भी लेते हैं, कह रहे हैं इतने समय की जो 20 वर्षों की जो लड़ाई है, कह रहे हैं कि आज जो उनका प्रभाव, जो तालिबानियों का प्रभाव
रूरल इलाके में ज़्यादा है, कह रहे शहरों में कम है। शहरों में क्या है कि जो यूएस की ट्रूप्स हैं, कह रहे इनका प्रभाव है। कह रहे कि हो सकता है कि तालिबानियों को यहाँ पर गेन मिल जाए, कह रहे कि ये वाली भी प्रॉब्लम है। और हमारे पास जो डेडलाइन है, कह रहे वो 1 जून का है। मतलब ये हुआ कि अगर हम करते हैं तो बेसिकली अपने ट्रूप्स को क्या करेंगे कि एक तरह से एक वॉर में झोंक देंगे। कह रहे कि जो लड़ाई अभी तक हम जीत नहीं पाए हैं। कह रहे ये तो दुविधापूर्ण बात है। अब यहाँ पर मॉस्को बीच में आ जाता है, मतलब रसिया बीच में आ जाता है, और वो दोनों को ही बोलता है कि आप जो रेलिवेंट कॉम्प्रोमाइज़ है, कह रहे हैं आप दोनों करिए और यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करिए। और राइट, अब राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए पीस का इस्टेब्लिश होना और ना होना, कह रहे हैं कि वो तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अमेरिका क्या करता है, कह रहे हैं कि मॉस्को का ये प्रयास अच्छा था, लेकिन अब वहाँ पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट को अकेला छोड़ देना, कह रहे हैं कि वो पीस के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो दिल्ली के मतलब लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग है। देखिए दिल्ली में जब से सरकार बनी है, कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इट्स मेन की कोई अपोजिशन ही वहाँ पर बैठा हुआ है। ऑल राइट, तो चूँकि वो यूनियन टेरिटरी है और वहाँ के जो भी काम होते हैं, वहाँ के जो भी प्रोसीजिंग होती है, चूँकि जितनी भी एम्बेसीज होती है, कह रहे वो सब तो नई दिल्ली में बैठी हुई हैं। मतलब इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट जाता है, मतलब दिल्ली में कुछ भी होगा, कह रहे वो पूरी दुनिया में गूंज होती है उसकी। ठीक है, अगर एक छोटा से छोटा अगर एक इशू भी जनरेट होता है, कह रहे वो पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया उस पर डिस्कशन करती है। तो उसी को लेकर के अब राइट नाउ जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, कह रहे इतने टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में। तो आर्टिकल 239AA में क्या हो रहा है कि संशोधन किया जा रहा, और वो ये कहा जा रहा है कि देखिए पहले क्या हुआ था कि किसने 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो वहाँ के गवर्नर हैं, कह रहे हैं उनको एड एंड एडवाइस मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होगा। लेकिन अब उनकी एड एंड एडवाइस पर काम करने के बजाय अब का जो अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो सोल अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही, मतलब गवर्नर को ही दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अब प्राइमरी हो जाएंगे गवर्नर और सेकेंडरी हो जाएंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चूंकि ये यूटी है, इसकी वजह से इस प्रकार का अमेंडमेंट लाया जा रहा। मतलब एक दिल्ली का जो हार्डकोर जो सोल है, कह रहे कि वहाँ पे जो एक प्रकार की डेमोक्रेसी थी, और इससे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, कह रहे कि जो अमेंडमेंट आने वाला है, कह रहे कि इन सारी चीज़ों में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। कह रहे हैं अब पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होगी, जो पावर्स होंगी, कह रहे कि आर्टिकल 239AA गवर्नर को केवल ये पावर देता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है तो वो क्या करेगा कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देगा। लेकिन यहाँ बात प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने की नहीं आ रही है, यहाँ पर बात इस बात की भी आ रही है कि उस बात को भी अब गवर्नर ही डिसाइड करेगा कि कौन सी बातें वहाँ पर जानी है। ऑलराइट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाली बात छोड़ो, अब तो बिल्कुल उसके विवेकाधीन हो जाएगी वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें कि जो वो गवर्नर चाहता है वो करवा सकता है। ऑलराइट, राइटर इसको क्रिटिसाइज करेंगे और बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे आज के, कह रहे बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।